अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। किचन गार्डनिंग विल आंसर सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है। आज है 13 मार्च 2023। 5 सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हूं। असल में सवाल बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से सिलेक्ट कर लेता हूं मैं किस किस का जवाब देना हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए मैं हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन ऐसे सवालों का इंतखाब करता हूं जिससे आपको भी फ़ायदा होगा जब आप उसका जवाब सुनेंगे। तो चलिए, आज का पहला सवाल है। YouTube के ऊपर बहुत सी वीडियोस हैं एस्प्रिन के बारे में। क्या ये सच है डिस्प्रिन की गोली प्लांट के लिए अच्छी है? तो जनाब, ये एक मेडिसिन है, हम इंसान खाते हैं, जानवरों में भी इस्तेमाल होती होगी ये एस्प्रिन। एस्प्रिन असल में हमारे खून को पतला कर देती है, सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, उसको भी ख़त्म करती है। लेकिन ये कोई खाद नहीं है। YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं और आर्टिकल्स भी बहुत सारे हैं इसके ऊपर। इसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने करना ही है या आप जानना ही चाहते हैं कि पौधों के लिए ये फ़ायदेमंद है या नहीं, तो जी हाँ जनाब, किसी हद तक फ़ायदेमंद है। याद रखिएगा, ये दवाई है, केमिकल है, लेकिन ये फंजीसाइड के तौर पर और पेस्टिसाइड के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है पौधों के अंदर। लेकिन प्रोफेशनल लेवल के ऊपर तो नहीं करते हैं, बस ये ऐसे ही टोटके होते हैं कि ये कर लोगे तो वो हो जाएगा, वो कर लोगे तो ये हो जाएगा। तो किसी हद तक फ़ायदा होता है। पेस्ट पर कंट्रोल पाया जा सकता है, फंगस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, क्योंकि ये एंटी फंगल भी है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, बैक्टीरिया बेस्ड गार्डनिंग करते हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट होती है, जिसमें कंपोस्ट और बैक्टीरिया बेस्ड वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो फिर ये केमिकल इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। अगर आप इसका सलूशन बनाकर पानी के अंदर इसको हल करके मिट्टी में डालेंगे तो आपकी मिट्टी के अंदर जो बेनिफिशियल फंगस या फिर बैक्टीरिया है वो भी कीड़ों के साथ में मर जाएंगे। वैसे इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? 1 लीटर पानी लिया जाता है और उसके अंदर एक एस्प्रिन की गोली डाली जाती है। एस्प्रिन असल में हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में ज़्यादातर डिस्प्रिन के नाम से आती है। उसमें साल्ट वही होता है, एस्प्रिन वाला ही होता है। खून को पतला करती है, ब्लड प्रेशर को लो करती है। और इसका एक और फ़ायदा भी है, अगर आप पानी में हल करके मिट्टी में डालते हैं तो आपके मिट्टी का pH भी लो हो जाता है। तो लो pH का फ़ायदा क्या होगा कि जब आप मिट्टी में ये पानी डालेंगे और आपकी मिट्टी का pH नॉर्मल नहीं है, मतलब एसिडिक नहीं है, तो इसके इस्तेमाल की वजह से आपकी मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, जिस वजह से जो खाद मिट्टी के अंदर पड़ी हुई है वो पानी के अंदर जल्दी हल हो जाएगी और पानी के साथ में पौधे की जड़ों के अंदर घुस जाएगी और टहनियों में, फ्रूट में चली जाएगी। इस तरह पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हमें पत्ते हरे हरे दिखते हैं। असल में गोली ने कोई खाद नहीं बनाई होती है, ना गोली के अंदर कोई खाद है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी के pH को लो करती है, जिस वजह से पानी के साथ जो खादें पड़ी हुई हैं मिट्टी के अंदर वो जड़ों के अंदर घुस जाती हैं और पौधे तक पहुंच जाती हैं। इस वजह से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 लीटर पानी के अंदर एक गोली को हल कीजिए और मिट्टी में डाल सकते हैं हर 15 दिन में या महीने में एक मरतबा। मतलब एक गमला है तो एक गमले के अंदर एक गिलास 15 दिन के बाद काफ़ी रहेगा। और अगर स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड के रूप में तो 1 लीटर पानी के अंदर आधी गोली डाल लीजिए, या एक गोली भी डाल सकते हैं। 2 लीटर पानी बना लीजिए, एक गोली उसके अंदर मिक्स कर लीजिए। जब अच्छे से हल हो जाए उसका स्प्रे आप पौधों के पत्तों के ऊपर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, किसी हद तक वो फंगस को आने से रोकेगा और पेस्ट को आने से भी रोकेगा। लेकिन ये याद रखिए, ये खाद नहीं है। मैंने आज तक इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई और ना ही मुझे ज़रूरत फील हुई। आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकेंगे। सवाल नंबर 2, बालू मिट्टी और लाल मिट्टी में क्या फ़र्क है? देखिए, मिट्टी हर शहर की एक अलग होती है, उसका कलर भी अलग होता है। किसी शहर में तो बिल्कुल ब्राउन किस्म की मिट्टी होती है, किसी में येलो कलर की होती है, किसी शहर की मिट्टी थोड़ी सी ग्रे होती है। तो हर शहर की मिट्टी अलग होती है। असल में हमें देखना ये है कि आपकी जो मिट्टी है वो चिकनी है या फिर वो बल वाली है। बल बता दूं, असल में एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है जिसको बालू मिट्टी कहते हैं। हर शहर में इसका अलग नाम होगा। जनरली इसका नाम बल मिट्टी है, जो कि नहर के तले में से निकलती है या फिर दरिया के तले में से निकलती है, उसको बल मिट्टी कहते हैं। उसके अंदर रेत का कंटेंट भी होता है। चिकनी मिट्टी नहीं होती, उसमें चिकनी मिट्टी और रेत दोनों जब मिक्सचर उसका मिल जाता है, क्योंकि जब पानी बहता है दरिया में या नहर में तो मिट्टी को लेकर बहुत दूर तक जाता है, जिस वजह से रेत के कंटेंट भी उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, चिकनी मिट्टी के भी हो जाते हैं। इस तरह दोनों का मिक्सचर बन के वो बालू मिट्टी बन जाती है, बल मिट्टी बन जाती है, जिसको बालू मिट्टी भी कहते हैं। तो रंग को छोड़िए, आपके शहर में जो करीब की नर्सरी है, नर्सरी वाले जो मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, आप वो मिट्टी इस्तेमाल कीजिए। बहुत अच्छी मिट्टी होती है। क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टोर से जाएंगे जहाँ से रेत, बजरी, सीमेंट मिलता है, अगर वहाँ से मिट्टी आप लेकर आएंगे तो वो कभी भी आपको बल वाली मिट्टी नहीं देंगे। बल वाली मिट्टी आपको नर्सरी वालों से ही मिल सकती है।
क्योंकि वो उनका काम है, उनको पता है कि इसी के अंदर पौधों की अच्छी ग्रोथ होनी है। तो अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है जो मड टाइप बन जाता है, मतलब उसका गारा बन जाता है और जब वो सूखती है तो पत्थर जैसी बन जाती है, तो वो होती है चिकनी मिट्टी, कलर कोई सा भी हो। और अगर आपने पानी देने के बाद में जब वो कंप्लीट खुश्क हो जाए उसको हाथ से मसलेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में जल्दी ही बदल जाएगी, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो डिफरेंस यही है। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है तो फिर उसके अंदर आधी रेत मिक्स कर लीजिए तो आपकी मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी। सवाल नंबर 3, मेरे पास गार्लिक वाइन है। ये हमारे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं, इनके पास गार्लिक वाइन है, ग्रोथ बहुत स्लो होती है, 2-3 पत्ते आते हैं फिर गिर जाते हैं, नई ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो जनाब ये जो गार्लिक वाइन है ये मैंने भी ली थी तकरीबन 2 साल पहले, लेकिन आज भी वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट की ही है, जबकि मैंने उसको पिछले साल फार्म हाउस में ज़मीन के अंदर शिफ्ट कर दिया था, फिर भी उसकी ग्रोथ नहीं हुई। इसकी ग्रोथ वैसे ही आई थिंक बहुत स्लो होती है। इसके ऊपर ज़्यादा मैंने कोई टेस्ट या फिर एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा है कि इसको ज़्यादा एसिडिक सॉइल अच्छी लगती है या एल्कालाइन सॉइल अच्छी लगती है, क्योंकि ये भी काफ़ी वेरी करता है। जब आपका पानी पौधे के लिए आसानी से इनटेक करने के काबिल होगा तो फिर पौधे की ग्रोथ तेज़ी के साथ बढ़ती भी है। तो इसकी ग्रोथ वैसे ही स्लो होती है, इसको फुल धूप में ही रखिए, लेकिन इसकी ग्रोथ मैंने जो नोट किया है वो स्लो ही होती है। सवाल नंबर 4, मेरे पास सफ़ेद फूलों वाली गुलाब की बेल है और उसको कलियां भी लगीं। तकरीबन 20 दिन के बाद वो कलियां पीली होकर गिर गईं, लेकिन पौधा प्लास्टिक के गमले के अंदर लगा हुआ, जो कि सबसे बड़ी रीज़न है आपके फूल ड्रॉप होने की या कलियां ड्रॉप होने की। और आपने उसको रखा भी रूफ टॉप के ऊपर हुआ है। प्लास्टिक की बाल्टी हो या गमला हो, जब आप उसके अंदर कोई भी पौधा लगाते हैं, अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, प्लास्टिक के गमले के अंदर जब पौधा लगाकर उसको रूफ टॉप पर रखेंगे जहाँ पर धूप भी आएगी, जहाँ पर गर्म हवा भी चलेगी, तो फिर प्लास्टिक के ऊपर जब हवा लगेगी या धूप लगेगी तो अंदर वाली जितनी भी मिट्टी है या उसके अंदर जितनी भी जड़ें हैं वो काफ़ी गर्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से गैसेस बनेंगी। अमोनिया गैस भी बनती है, मीथेन गैस भी बनती है। उससे होता क्या है कि जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं। जब हीट प्रोसेस होता है तो जड़ें गलना शुरू होती हैं। सबसे बड़ी वजह यही है मेरे नज़दीक। और अगर आपने आज पौधा लाकर लगाया है और 1 महीने के बाद में उसका फूल देने का सीज़न भी है तो कलियां लगेंगी, लेकिन वो गिर जाएंगी। जब तक कि आपका पौधा कम से कम 1 साल का उसी गमले के अंदर या उसी जगह पर उसकी एज ना हो जाए। 1 साल के बाद में आप देखेंगे तो बहुत सारे फूल भी लगेंगे, फल भी लगेगा, जैसा भी पौधा होगा। 1 साल उसको दीजिए, नई जगह पर आने पर वो सेटल होता है, नई ग्रोथ बढ़ाता है, फिर उसको 1 साल के बाद अच्छी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग हो सकती है। लेकिन अगर गमला छोटा है, रूट बाउंडिंग हो गई है, तो फिर पौधे की ग्रोथ भी 1 साल के बाद में रुक जाएगी, नई ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। जिस वजह से होगा क्या, पौधे की टहनियाँ बहुत कम बनेंगी, पत्ते बहुत कम आएंगे, पत्ते आएंगे लेकिन वो जल्दी पीले होकर गिर जाएंगे रूट बाउंडिंग की वजह से। तो जितनी बड़ी स्पेस देंगे पौधे की ग्रोथ उतनी ही अच्छी बढ़ेगी। सवाल नंबर 5, इनके पास अंगूर की बेल है। मैंने 24 इंच के गमले के अंदर एक बेल लगा दी अंगूर की, और क्या उसको हर साल या 2 साल के बाद रिपोर्ट करना पड़ेगा या फिर परमानेंट उसी गमले के अंदर लगी रहेगी, फल देती रहेगी? तो नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फल देने वाला कोई सा भी पौधा हो, चाहे वो दरख्त हो चाहे वो बेल हो, उसकी एक लिमिट होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने एक छोटे से बच्चे को कपड़े पहना दें और अगर उसके कपड़े हम चेंज ही ना करें, उम्र के साथ साथ बच्चा बड़ा होता जाएगा, एक टाइम आएगा वो कपड़ों के अंदर फंस जाएगा, उसका दम घुटने लगेगा। क्योंकि इंसान की बॉडी के अंदर इतनी पावर तो है नहीं कि बड़ा होता जाएगा और वो कपड़े को ही फाड़ दे, ऐसा नहीं होगा, उसका दम घुट सकता है। तो बिल्कुल वैसा ही पौधों के साथ भी है। पौधों की जब जड़ें आएंगी एक लिमिट तक उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। छोटी सी स्पेस जितनी भी आपने दी है, जब उसके अंदर उसकी रूट्स फैल जाएंगी, इसका मतलब नई जगह तो मिलेगी नहीं उसको जहाँ पर वो अपनी जड़ों को फैला सके, तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। अंगूर की आपने बेल लगाई है, 2 साल तक तो वो चल सकती है 24 इंच के गमले के अंदर, लेकिन तीसरे साल वो फ्रूटिंग नहीं करेगी जब तक कि उसको बड़ी स्पेस नहीं देंगे। और अगर आप उसकी हार्ड प्रूनिंग भी करते हैं, मतलब जड़ों को 2 साल के बाद गमले में से निकाला, उसको काटा, फिर से लगा दिया उसी गमले के अंदर, तो भी फ्रूटिंग बहुत कम होगी, क्योंकि हमने उसकी सारी फीडर रूट्स ही काट दी हैं जिससे उसने खुराक लेनी थी। अब जड़ें नए सिरे से ग्रोथ करेंगी, फ्रूटिंग के लिए नए सिरे से उसको ज़ोर आजमाई करनी पड़ेगी। इसलिए जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे उतना ज़्यादा फ्रूट लेंगे। लेकिन प्रूनिंग कर दी, हर साल के बाद निकाला, जड़ों को काट के फिर से लगा दिया, फ्रूटिंग तो होगी लेकिन एक आध गुच्छा लग जाएगा अंगूर का, इससे ज़्यादा नहीं। तो इससे अच्छा यही है हर साल पौधे को बड़े से बड़े गमले के अंदर ही शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा फ़िलहाल के लिए कोई हल नहीं है। हो सकता है आने वाले ज़मानों में कोई ऐसी टेक्निक आ जाए कि एक ही गमले के अंदर लगा रहे पौधा, जैसा कि एयर प्रूनिंग पॉट्स भी आते हैं।
एयरपोर्ट्स भी उसको कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे सुराख बने होते हैं, कुछ ऐसे एंगल में उन्होंने सुराख बनाए होते हैं जिससे पानी भी हमारा गमले में से बाहर नहीं निकलता, लेकिन हवा रोशनी उन सुराखों में जाती है। तो जब पौधे की रूट बाउंडिंग हो जाती है, उन सुराखों के रास्ते जब जड़ें बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, सूरज की धूप की वजह से या रोशनी की वजह से वो वहाँ पर बर्न हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर नए सिरे से पौधा तने में से या टैब रूट में से नई जड़ निकालता है। इसी तरह इसका साइकिल चलता रहता है, लेकिन गमला बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें किस हद तक सच्चाई है मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा पॉट इस्तेमाल करके देखा नहीं है। तो ये थे आज के 5 सवालों के जवाब। उम्मीद है आपका सवाल भी इनमें से कोई ना कोई तो होगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे से सवाल पूछा करें जिससे सबको फ़ायदा हो और मुझे जवाब देने में भी काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो यकीन मानिए मुझे बहुत मज़ा भी आता है और बहुत अच्छा भी लगता है कि मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के काबिल हूँ। बस जनाब, इसी के साथ मैं चलता हूँ। कल फिर मिलेंगे 5 सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने पौधों का ख्याल रखिएगा। अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो होनी चाहिए तो मैं ज़रूर शूट करूँगा। हो सकता है कि आपका सवाल कल की वीडियो में सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है कि परसों की वीडियो में हो, क्योंकि काफ़ी सारे सवालों को मैंने एक तरतीब दी हुई है जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आंसर करूँगा उनका, लेकिन इस चीज़ को कुछ दिन भी लग सकते हैं। तो अपना सवाल जल्दी से नीचे टाइप कर दीजिए। खुदा हाफिज़।